सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात जो नवीनतम रूप में हमारे सामने आ रही है वो है राज्यसभा में पेश किया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके अलावा यूपी सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून के लिए मसौदा तैयार कर रही है। अब आने वाले दिनों में ये दोनों बातें बहुत ही चर्चा में रहेगी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मर्ज होने जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट को इस टॉपिक पर बहुत ही सजगता और सतर्कता के साथ नजर रखनी है। थोड़ी सी भी चूक आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। मैं वापस रिपीट कर दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मर्ज होने जा रहा है। आज हम जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कुछ बात करेंगे। जितनी भी बातें हमारे सामने आई है उनको मैं आपके सामने रखूंगा और समय समय पर हम इसे अपडेट भी करते जाएंगे। मेरा ये अपडेशन यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। अब मैं अपने आज के इस टॉपिक की शुरुआत विश्व जनसंख्या दिवस से करने जा रहा हूं। आइए, पेज के बीच में लिखिए विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुराने पेपर देखते हैं तो आपको इसकी झलकियां जरूर मिलेगी। आपको यहां पहले ही बता चुका हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हमने 3 बातों को प्रमुखता से देखना है। एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, एक ये क्यों मनाया जाता है, और तीसरी हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति 3 आधार बनाकर हम बात करेंगे। एक आधार आंकड़ों के संबंध में और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल हम 3 की बात करते हैं। इसके प्रारंभ की यदि हम बात करें तो इसका प्रारंभ 11 जुलाई 1989 को हुआ था। ध्यान रखना ये बात। और ये प्रारंभ किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा हल्की सी जानकारी आपको यूएनडीपी के बारे में होनी चाहिए। ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ते भी हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका जो हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क, और इसके जो हेड है वो है अकीम स्टीनर। इसके वर्तमान हेड है। और इसके यदि मैं उद्देश्यों की बात करूं या इसके कार्यों की बात करूं तो एक तो ये विश्व में लोकतांत्रिक प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा यह वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और गरीबी को कम करने का प्रयास करता है। 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये काम करता है लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको प्रोत्साहित करता है वर्ल्ड लेवल पर, और गरीबी को कम करना। एक वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है। ये लिख दीजिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। ये 3 काम करता है ये यूएनडीपी।
इसका हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब यहां पर आपको एक और ध्यान रखना है, यह दिवस तो सबसे पहले 11 जुलाई 1989 को बनाया गया था, लेकिन इसे जो मान्यता मिली थी वो 1990 में मिली थी। कई बार एग्जामिनर इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। यदि आपसे यह कह दे कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 11 जुलाई 1989 को। लेकिन यदि आपसे यह कह दे कि इस दिवस को मान्यता कब मिली, तो फिर 1990 आपको बताना पड़ेगा। ये कुछ अंदरूनी बातें होती है जिनको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्तमान में जो आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन होते हैं वो इन बातों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये ध्यान रखें, इस तरीके की गाइडलाइन जो भी मैं आपको देता हूं उस पर गंभीरता से विचार किया करें, अन्यथा नाकामयाबी में शामिल होने की पूरी ताकत रखती है ये बातें। अब मैं इसके नेक्स्ट पड़ाव उद्देश्य पर जाना पसंद करूंगा। इसका उद्देश्य आप ये कह सकते हो, दुनिया में बढ़ती आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करना। लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। आप कह सकते हो विश्व में 5 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था 11 जुलाई 1987 को। इस कारण से विश्व समुदाय सख्ते में आ गया और उसने जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के लिए वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस की शुरुआत 2 वर्ष बाद 11 जुलाई 1989 को की, जिसकी मान्यता 1990 में मिली। ये जो यूएनडीपी है ये यूएनओ के अंडर में ही काम करता है। इस जगह से इस तरीके से यदि मैं आपको कहूं तो कई जगह आपको यह भी मिल जाएगा कि यूएनओ विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है, तो गलत नहीं है। यूएनओ ने यह जिम्मेदारी किसको दे रखी है? यूएनडीपी को दे रखी है। क्लियर होगी सारी बात? एक लाइन और लिखिए, इस कारण से दुनिया में बढ़ती आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर होगी सारी बात? हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब वर्तमान स्थिति पर हम बात करते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि 11 जुलाई 2021 की थीम क्या है? आप जानते हो 2-3 वर्षों से ये थीम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं, इस पर नजर रखें। सभी को अधिकार व सेहत। ऑब्वियसली बात है, यदि जनसंख्या कम होगी तो हम सभी को उनके अधिकार उपलब्ध करवा पाएंगे और सभी के स्वास्थ्य का बखूबी ध्यान रख पाएंगे। यह थीम अपने आप में ही जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है। इसी संबंध में भारत सरकार ने राज्यसभा में इससे संबंधित एक बिल पेश किया है। हालांकि 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में 15 अगस्त पर बात भी कही थी कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में प्रयास करने चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास एक तरीके से राष्ट्रवाद ही है। जनसंख्या दिवस के संबंध में ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जनसंख्या के संबंध में कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इन पर आप अपनी नजर रखें और अपने दिमाग में तरोताजा बनाए रखने के लिए इसका समय समय पर आप रिवाइज करते रहें। आइए कुछ आंकड़े बताता हूं।
जनसंख्या आंकड़ों की स्थिति में आइए, इस संबंध में मैं इसे दो भागों में बांटूंगा। एक तो मैं कहूंगा वर्तमान, करंट स्टेटस क्या है। दूसरा मैं बात करूंगा अनुमान, आप कह सकते हो संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी। आप इंग्लिश में कहना चाहो तो यहां पॉसिबिलिटी कह सकते हो और इधर आप करंट स्टेटस कह सकते हो। और हमने दो बातों की तरफ ध्यान देना है। आप कह सकते हो दो क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, एक तो विश्व के संबंध में और एक भारत के संबंध में। इसी तरीके से अनुमान में भी आप दो क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, एक तो विश्व के संबंध में और एक भारत के संबंध में। यदि मैं कहूं वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो आज की डेट में विश्व की जनसंख्या है 7.7 अरब और भारत की जनसंख्या है 139 करोड़ आज की डेट में है। हालांकि जनगणना 2021 अभी नहीं हुई है, आज की डेट के आंकड़े हैं। लेकिन यदि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए कि जनगणना 2011 के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है, क्योंकि आप जानते हो कि जनगणना 2021 अभी तक हुई नहीं है। इस कारण से यदि आपसे क्वेश्चन बने कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ है और मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करूंगा, अनुमान या संभावना विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है। यदि हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो एक आंकड़ा आया है वर्ष 2030 के संबंध में कि वर्ष 2030 को विश्व की जनसंख्या 8.5 अरब होगी। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि यूएनओ के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, तो 8.5 अरब जनसंख्या होगी। इसी तरीके से भारत के संबंध में यूएनओ ने 2027 को एक मानक माना है और ये कहा है कि 2027 में भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो जाएगी, चीन को पछाड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हो वर्तमान में चीन सर्वाधिक आबादी वाला देश है और भारत दूसरे नंबर पर है। एक लाइन लिख दीजिए, इस वर्ष भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। क्लियर हुई सारी बात। वर्तमान में जो चीन की जनसंख्या है 144 अरब है और इस आंकड़े के साथ चीन दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के संबंध में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसने जनसंख्या नीति के तहत 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब वर्तमान में 2021 में इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई है। इस संबंध में मैं पहले आपको जानकारी दे चुका हूं, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं राज्यसभा में पेश किए गए बिल पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। जितनी भी जानकारी हमारे सामने आई है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। और एक बात ये भी ध्यान रखें, यूपी सरकार भी इस संबंध में एक बिल बना रही है, उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अपने आप में महत्वपूर्ण बिल होगा, हो सकता है विवादों में भी आ जाए, और जो भी विवाद होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
आइए बिल पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है इसे। तैयार किसने किया है, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। पेश किसने किया है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण बात ये मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी बिल इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन बना दे। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस बिल को तैयार किसने किया। अश्विनी उपाध्याय ने, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इन्होंने इसे तैयार किया। और पेश जो किया ये इन्होंने राज्यसभा में किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया है। हरनाथ सिंह यादव, सुब्रमण्यम स्वामी और अनिल अग्रवाल ने इसे पेश किया है। तीनों ही बीजेपी के सांसद हैं। अब विशेष क्या बात है, इस पर आपने ध्यान रखनी है। हालांकि आगे कौन सी स्थितियां बदलती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी हमारे सामने 4 स्थितियां आई है। 4 स्थितियां क्या है? एक तो इसमें वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। अच्छी बात है, लेकिन हमने चाइना के संबंध में इसे देखा है और चाइना ने इस पॉलिसी को अपनाकर काफी कठिन परिस्थितियां चाइना में पैदा कर दी है। उसका नतीजा आपके सामने है कि वन चाइल्ड पॉलिसी पेश करने के बाद उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी पेश की। अब 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी पेश की, तो उसमें इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़े थे। भारत को इस संबंध में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो स्थिति भारत में होगी तो हो सकता है जैसे चाइना अब इसे निपट नहीं पा रहा है, उससे हम भी ना निपट पाए। तो कोई समस्या है यदि किसी दूसरे देश में उस संबंध में आई है तो भारत को इस संबंध में विचार करना चाहिए। हाँ, इसका जो दूसरा पहलू है वह है स्वागत योग्य है, वो है 2 से अधिक बच्चों के संबंध में। दो से अधिक बच्चों के संबंध में कठोर प्रावधान, यह स्वागत योग्य है। यह स्वागत योग्य है, इसकी भारत को काफी आवश्यकता भी है। और कठोर प्रावधान जो है ये वास्तव में अच्छे हैं। जैसे इन्होंने मोटे तौर पर यह बात कही है कि नौकरी नहीं लग सकता, नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरियों के संबंध में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के संबंध में यह बात कही गई है, आवेदन तक नहीं कर सकता नौकरी के लिए। और यदि वो सरकारी नौकरी में कार्यरत है, लगा हुआ है, और उसके 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उसे नौकरी से हटना पड़ेगा। ये प्रावधान है इस बिल में। इसके अलावा चुनाव नहीं लड़ सकता, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत, किसी भी चुनाव को फाइट नहीं कर सकता। हालांकि मतदान के अधिकार को भी हटाने का इसके अंदर प्रावधान किए जाने की संभावना है। तीसरा प्रावधान भी महत्वपूर्ण है, उसे किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, चाहे वो भोजन के संबंध में हो, चाहे वो अन्य किसी के संबंध में, शिक्षा के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, वह उसे नहीं मिलेगी। और चौथा प्रावधान जो है वो है लोन नहीं ले सकता, ऋण नहीं मिलेगा उसे। भारत के किसी भी वित्तीय संस्थान से, जैसे बैंक हो गए, उससे उसे लोन नहीं मिलेगा। तो ये कठोर प्रावधान जरूरी भी थे भारत के लिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या कुछ हद तक तो विकास के लिए प्रतीक के रूप में जानी जा सकती है, लेकिन भारत जैसे देश में यदि हम बात कहें तो बढ़ती जनसंख्या विकास की तरफ नहीं ले जाती, हमें पीछे की तरफ धकेलती है। इस संबंध में आप वर्तमान में जो कोरोना महामारी का दौर देख रहे हो, इसमें टीकाकरण की स्थिति को देख सकते हो। ज्यादा जनसंख्या के कारण हम बेरोजगारी भी झेल रहे हैं, महंगाई भी झेल रहे हैं,
और इसके अलावा हम कोरोना से बहुत कम ही मुक्ति पाने में सफल हो पा रहे हैं। हालांकि सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इसके लिए लोगों का जागरूक होना भी बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ बातें मैंने जनसंख्या के विधेयक के संबंध में आपसे की है, काफी महत्वपूर्ण है, इन पर अपनी नजर रखें। एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने विश्व जनसंख्या दिवस के साथ में जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा की। काफी महत्वपूर्ण बिल है, ध्यान रखें। मेरी ये चर्चा यदि आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। उम्मीद करता हूं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरा नमस्कार।